बदलती सांस्कृतिक परंपराएं यानी चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। परंपराएं अर्थात तत्कालीन समाज में जो आदतें थीं, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, उनको हम परंपराएं कहते हैं। जो लंबे समय से चली आ रही हैं, ऐसी प्रथाएं जो लंबे समय से चली आ रही है, उन्हें हम परंपराएं कहते हैं। और विषय है बदलती सांस्कृतिक परंपराएं, अर्थात हम ऐसी परंपराओं का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं जो बदल रही हैं। उस काल में, जिस काल में हम बात करेंगे, उस काल में वे बदल रही हैं। और बदलती परंपराएं कौन सी? हमारा केंद्र रहेगा, हमारा विषय रहेगा सांस्कृतिक परंपराएं। यानी किसी अन्य तरह की परंपराओं पर हमको इस अध्याय में नहीं जाना है। सांस्कृतिक परंपराएं, ये हमारा केंद्र बिंदु है। इससे पहले इस अध्याय को लेकर हम बिंदुवार आगे बढ़ें, ये जरूरी है कि थोड़ा सा हम पूर्व जानकारी जो इस अध्याय के लिए अहम है वो आपको बता दें। हमने पढ़ा था चंगेज खान, इसके नाम बारे में काफ़ी हमने पढ़ा है। 1206 में चंगेज खान सम्राट बनता है और जो साम्राज्य वो बनाता है, इसकी विशालता को आप देखें, साम्राज्य की विशालता को आप देखें। एक तो सबसे विशाल साम्राज्यों में मूलतः ये मंगोलिया का था। जो आज मंगोलिया कहलाता है वो मंगोल लोग थे। मूलतः ये लोग कौन थे? मंगोल, मंगोलिया के थे। वहाँ से इसका शासन शुरू होता है और धीरे धीरे वो अपने राज्य को साम्राज्य में बदलता है और फिर सबसे विशालतम साम्राज्य में, जो 2-3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था, महाद्वीपों तक फैला हुआ था। और चूंकि मंगोल एक स्थायी क्षेत्र वाले निवासी नहीं थे, वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, इन्हें यायावर कहा जाता है और इसलिए इनका साम्राज्य भी यायावर साम्राज्य कहलाता। चंगेज खान उसका पहला शासक। चंगेज खान अपनी बर्बरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार था। ऐसा कहा जाता है कि बगदाद, समरकंद, फरगना, जो इस नक्शे में आप देख रहे हैं, यहाँ पर युद्ध के दौरान उसने एक जगह 18 लाख, एक जगह 12 लाख, एक जगह 8 लाख लोगों का कत्ल किया। लाख, 18 लाख, 12 लाख, 8 लाख। यदि ये संख्या अतिशयोक्त भी है और इसकी हम आधी संख्या भी माने, यानी 18 के बदले 9 लाख समझ लें, 8 लाख समझ लें, यह स्वयं में एक बहुत भारी संख्या है कत्ल के लिए। पर सच्चाई है, बहुत ही खूंखार, भीषण व्यवहार वाला और कुछ भी करने को तैयार अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, वो था चंगेज खान। और इसलिए हम लोग इसके बारे में जब तक सुनते रहते हैं, 2 कारणों से। एक तो बहुत खूंखार सम्राट और दूसरा बहुत विशाल साम्राज्य।
जैसा आप देख रहे हैं। इसी साम्राज्य में आगे तैमूर लंग आता है। बीच में करीब 100 सवा 100 साल दूसरे लोग शासन करते हैं, मैं उसके विस्तार पे नहीं जाऊंगा। तो बाद में तैमूर लंग आता है, और ये तैमूर का जो शासन है उसी से आगे, उसी परिवार से आगे एक व्यक्ति समरकंद फरगना वहाँ पर राजा बनता है। लेकिन ऐसी कुछ स्थितियाँ होती हैं कि उस राजा को भगा दिया जाता है, वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, और वो मात्र 15 साल का राजा था, क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। 15-20 बार वो राजा अपने सैनिकों के साथ 15-20 वर्षों तक प्रयास करता है अपने उस पुराने राज्य को पाने के लिए, जो समरकंद फरगना का क्षेत्र कहलाता, और अंततः निराश होकर वह काबुल की तरफ आता है, बल्कि कहना चाहिए काबुल की ओर धकेल दिया जाता है जो पूर्व में है, और फिर काबुल से वह दिल्ली पहुंचता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसका नाम है बाबर। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये यायावर साम्राज्य चंगेज खान, तैमूर लंग और वहीं कहीं से बाबर उनसे संबंधित है। 1526 में वह मुगल शासन की स्थापना करता है, मुगल राज्य की स्थापना करता है दिल्ली में 1526। तो ये तो हुई एक पृष्ठभूमि। अब दूसरी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि इस यायावर साम्राज्य का जो अंतर महाद्वीपीय विस्तार था उसके क्या परिणाम हुए होंगे। आप देख रहे हैं चीन, मंगोलिया और इधर यूरोप का हिस्सा, पश्चिमी यूरोप पूरा, ये क्षेत्र पूरा उसके साम्राज्य में आ गया था, जिसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहें, यूनानी एम्पायर कहें, ऑटोमन एम्पायर कहें, ऑटोमन तो नहीं, बाइजेंटाइन, यूनानी, रोमन एम्पायर, ये सब उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो एक और जहाँ इतना बड़ा साम्राज्य बना, वहीं दूसरी ओर इसके कारण दोनों तीनों महाद्वीपों के लोगों के बीच में संबंध बने, विचारों का आदान प्रदान हुआ, लोगों का एक दूसरी जगह जाना आना हुआ, लोगों का एक दूसरे क्षेत्र में व्यापार हुआ, एक दूसरे की सभ्यता से, संस्कृति से परिचय हुआ। कुल मिलाकर जब ऐसा मिलन होता है सभ्यताओं का, अलग अलग क्षेत्र के, एशिया भी था उसमें यूरोप भी था और अफ्रीका का भी कुछ, जब ये लोग सब मिले लंबे काल के लिए, तो निश्चित रूप से अपना प्रभाव दूसरी सभ्यता पे छोड़ते हैं और दूसरी सभ्यता का प्रभाव अपने में लेते हैं। तो आपको जो दूसरा बिंदु जो याद रखना है कि इतने बड़े साम्राज्य की भले ही समाप्ति हो गई, बाद में ऑटोमन एम्पायर आया और भी कुछ हुआ, लेकिन अपने पीछे वो एक मिश्रित सभ्यता छोड़ गया। मिश्रित से मेरा तात्पर्य है कि विभिन्न महाद्वीपों की अलग अलग सभ्यताओं का एक तरीके से मिलन हुआ और उसके मिश्रण के अपने अलग परिणाम निकले। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे इस अध्याय का विषय है, उसका संबंध इस मिश्रण के परिणामों से है, उसका संबंध इस मिश्रण के परिणामों से है। उसमें से एक जो परिणाम बहुत अहम था वो था कि इस काल में हम देखते हैं तीन वर्ग, जो समाज है उसका वर्गीकरण, खासकर पश्चिमी यूरोप पे खेत देखिए, उसमें समाज का जो वर्गीकरण होता है वो उसमें 3 तरह का, एक होता है पादरी या धार्मिक वर्ग जो सर्वोच्च स्थान रखता है, दूसरा है अभिजात वर्ग और तीसरा है कृषि वर्ग। धार्मिक वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषि वर्ग। अभिजात वर्ग
अमीर लोगों का ग्रुप, मूलतः वे लोग जो लोग जमीन से जुड़े थे। वैसे तो कृषि से संबंधित लोग भी जमीन से जुड़े थे, लेकिन वे लोग दास के रूप में थे। आपको याद होगा पूर्व के अध्यायों में मैंने जिक्र किया है कैसे दास प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो 3 वर्ग समाज में बटा हुआ था। समाज के 3 वर्ग थे मूलतः, और अभिजात वर्ग जो है वह अमीरों का था और जमीन से उसके ताल्लुकात थे। धार्मिक वर्ग जो पहला वर्ग था पादरी लोगों का, वे लोग धर्म के काम में लगे रहते थे। अब इस बात से ये बात भी स्पष्ट है, इस वर्गीकरण से ये बात स्पष्ट है कि यदि धार्मिक वर्ग को सर्वोच्च स्थान है समाज में, तो इसका मतलब शायद धर्म उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरे शब्दों में इस काल में धर्म का बोलबाला था। धर्म सबसे महत्वपूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहता था। जो गतिविधियां होती थी वे धर्म के आसपास, धर्म के चारों ओर घूमती थी। धर्म उनके केंद्र पे रहता था। ईश्वर, परमात्मा और उससे जुड़ी हुई बातें उस समाज के लिए मूल थी। तो इस प्रकार ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको समझने की जरूरत थी। यायावर प्रवृत्ति के मंगोल, बहुत बड़ा साम्राज्य, चंगेज खान, और उसके बाद तैमूर, और फिर बाबर और भारत में उसका संबंध, 3 तरह का वर्ग, और उसमें अभिजात वर्ग बहुत शक्तिशाली आर्थिक दृष्टि से, लेकिन वह उसका स्थान दूसरा था। अब यदि धार्मिक लोगों का स्थान पहला था और दूसरा स्थान अमीर लोगों का था, तो आप सोच सकते हैं कि अमीरों की तो मंशा रही होगी कि समाज में उनका स्थान सर्वोच्च हो। क्योंकि वे लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे, निश्चित रूप से वे इस बात के लिए सजग थे कि वे समाज में सबसे ऊंचा दर्जा चाहते थे। वे लोग समर्थ भी थे क्योंकि धन उनके पास था, मुद्रा उनके पास थी, चाहे वो व्यापारी के रूप में हो, चाहे वो जमीन के मालिकों के रूप में हो। तो ये इसकी भूमिका है। ये वो काल है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस काल को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बदलती सांस्कृतिक परंपराएं, ये अध्याय मूलतः 1300 से लेकर 1700 ईस्वी तक के काल का अध्ययन है। इस काल में जो परिवर्तन हुए हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, हम उनको समझने जा रहे हैं। जब हम काल में विभाजन करते हैं तो इस 1300 से 1700 का अर्थ ये नहीं कि 1300 में ही अचानक सारे परिवर्तन हुए, परंपराएं अचानक बदल गई हों। ये परंपराएं बदलना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इतिहास में वैसे कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, चाहे वो कोई घटना ही क्यों ना हो, कोई लड़ाई ही क्यों ना हो, उसके पीछे बहुत लंबे काल का और कारण रहते हैं, बहुत सारे कारण और लंबा काल रहता है। कोई भी चीज़, कोई भी लड़ाई अचानक नहीं होती, कोई भी घटना अचानक नहीं होती, उसके पीछे कारण और बड़ा लंबा समय रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी यदि मैं काल की बात करूँ तो 1300-1700 हमारे अध्ययन का काल है। और तो मैंने जो पृष्ठभूमि अभी तक आपको बताई, यायावर साम्राज्य के बारे में बताया और इसके अलावा वर्गीकरण समाज का बताया, ये लगभग इसके पहले थोड़ा पहले काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, अपनी चरमोत्कर्ष पर था। ये जैसा मैंने बताया कि अभिजात वर्ग वो वर्ग था जो आर्थिक रूप से संपन्न था, और उस समय की आर्थिक संपन्नता जमीन के नियंत्रण पर आधारित थी। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि जो प्रभावशील लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने बड़ी 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 ज़मीनें हथिया रखी थी। और बड़ी ज़मीन से अर्थ है 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ ज़मीन, उसके वे मालिक थे, उस पर उनका मालिकाना हक था। इस तरह की जो प्रथा थी वह कहलाती है सामंतवादी प्रथा। सामंत क्या कहलाती है? सामंतवादी प्रथा। दूसरे शब्दों में अभिजात वर्ग में सामंतवादी गुट जो था वो सबसे ज़्यादा हावी था। सच्चाई तो यह है कि व्यापारी वर्ग, जिसका व्यापार उस समय मुख्य रूप से सिल्क रूट में होता था, जो सिल्क रूट आप देख रहे हैं नक्शे में, ये चीन से चलता है और पूरे पश्चिमी यूरोप तक जाता है, रेशम मार्ग जिसे कहते हैं, इस सिल्क रूट में, और उस सिल्क रूट के कारण उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास हुआ था। लेकिन सामंतों का बोलबाला था। ये काल सामंती काल कहलाता है, सामंतवादियों का काल कहलाता है। सामंतवादी व्यवस्था इस काल की विशेषता है। सामंतवादी व्यवस्था इस काल की विशेषता। ये वाला काल जो है ये प्राचीन काल नहीं कहलाता, आधुनिक काल भी नहीं कहलाता, बल्कि ये मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल, वैसे तो मध्यकाल का दौर लगभग 900 ईस्वी से शुरू हो जाता है, उसका वर्गीकरण हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानना है कि मूल रूप से मध्यकाल जो है वो करीब 1300 के आसपास प्रारंभ होता है, और फिर उसके बाद आगे हम बदलती हुई परंपराओं का अध्ययन करेंगे। तो पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो इन बिंदुओं के अलावा आपको एक चीज़ ये समझनी है कि सामंतवादी व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी, और एक लंबे समय तक, यानी समझ लीजिए 9वीं सदी से 11वीं सदी तक यूरोप के उसने इतिहास को बहुत प्रभावित किया। क्योंकि ये सामंत लोग जो थे, सामंत मतलब जो एक बहुत बड़े ज़मीनी क्षेत्र के मुखिया हो जाते थे, मालिक हो जाते थे, एक तरीके से छोटे छोटे राजा हो जाते थे, जिसे हम एक तरीके से ज़मींदार अपने भारत में कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वहाँ भी इसी तरह की प्रथा थी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव था, और वे सामंत कहलाते, सामंतवादी व्यवस्था। ये 9वीं 11वीं सदी के काल का है, और ये सामंतवाद ने वहाँ के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। कल्पना करिए, जहाँ इतने सारे सामंत पैदा हो गए हैं, छोटे छोटे राजा, वे स्वयं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव के केंद्र बन बैठे थे, और राजा लोग काफ़ी कुछ, जो सम्राट होना चाहते थे या बड़े बड़े सम्राट के, ये लोग काफ़ी कुछ इन पर निर्भर रहते थे, अपनी सत्ता की बहाली के लिए ही नहीं, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भी। दूसरे शब्दों में सामंत और राजाओं के बीच में बड़ा निकट का संबंध था, बड़े गहरे संबंध थे। इनमें मुख्य रूप से, जैसा मैंने बताया कि ये सामंती व्यवस्था में 3 वर्ग था, पादरियों का, अभिजात वर्ग का और कृषक वर्ग, ये 3 वर्ग। लेकिन साथ ही साथ हमको ये देखना है कि समय के साथ साथ, खासकर 9वीं 11वीं शताब्दी की मैंने बात की, तो 13वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे परिवर्तन हुए, कुछ परिवर्तन आए। इतिहास में कोई भी चीज़ सतत नहीं है। इतिहास में आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ सतत नहीं है, परिवर्तनशील है। ऐसे ही परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों में सबसे मुख्य परिवर्तन था व्यापार, वाणिज्य की उन्नति। क्या चीज़? व्यापार और वाणिज्य की उन्नति। मैंने अभी आपको बताया कि 9वीं 11वीं सदी के आसपास अभिजात वर्ग यानी सामंतवादी, जमीन से जुड़े हुए लोगों का आधिपत्य, वर्चस्व। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, व्यापार की महत्ता बढ़ती गई, व्यापार बढ़ता गया। और आप यहाँ नक्शे में यदि देखें थोड़ा, तो आप इटली के नक्शे को देखिए। इटली के नक्शे में आप देखेंगे कई शहर सामने आ गए, और ये शहर क्या थे? बंदरगाह थे बेसिकली। फ्लोरेंस, वेनिस, और भी जो अन्य शहर जो आप देख रहे हैं, ये सब
बंदरगाह थे जिनका व्यापार से संबंध था, वाणिज्य से संबंध था। तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि 13वीं सदी के आरंभ होते होते सामंतवादी प्रथा धीरे धीरे पीछे हटने लगी और उसके बदले व्यापारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा, व्यापार और वाणिज्य की उन्नति होने लगी और एक चौथा वर्ग उभर के सामने आता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो नगरीय वर्ग था। नगरीय वर्ग चौथे वर्ग के रूप में नगरों का विकास, नए शासक का वर्ग, इसको हम इस काल में देख सकते हैं। नगरों के विकास के पीछे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको केवल ये समझना जरूरी है कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल के प्रारंभ में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे और ये परिवर्तन बड़े धीरे थे, धीरे धीरे हो रहे थे। 5-10 वर्षों का ये प्रभाव नहीं था, ये कई सौ वर्षों से या कम से कम 200-300 वर्षों से ये परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था और अब जोर पकड़ रहा था। मैंने एक जिक्र किया पूर्व में कि धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों का समाज में पहला स्थान था और बदलते समय के साथ साथ निश्चित रूप से जो दूसरा वर्ग था, सामंत वर्ग, सामंतवादी व्यवस्था के तहत, वह वर्ग अपने वर्चस्वता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो ये एक तरीके से हम देखते हैं संघर्ष, धार्मिक ग्रुप बनाम अभिजात वर्ग, जिसे हम अभिजात वर्ग कहते हैं, एक संघर्ष तो वो शुरू हुआ। साथ ही मैंने ये भी बताया कि ये वो काल था जब धर्म की प्रचुरता थी, धर्म का बाहुल्य था, धर्म जो है वह उसका स्थान सर्वोच्च था एक सामाजिक व्यवस्था में। ये धार्मिक काल हम कह सकते हैं। अब धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा, हर काल का अपना दिन होता है। धार्मिक काल ने अब किसी नए काल को जन्म दिया, किसी नई गतिविधियों को जन्म दिया। जिस प्रकार धार्मिक वर्ग और अभिजात वर्ग के बीच में संघर्ष की गुंजाइश हम देखते हैं, सत्ता संघर्ष की गुंजाइश, उसी प्रकार अभिजात वर्ग के अंतर्गत ही अंदर आने वाले अमीर सामंत लोग और व्यापारी लोगों के बीच में भी एक तरीके से संघर्ष शुरू होता है। ये जो व्यापारी वर्ग जो है, नया नया जो आ रहा था, नए नए जो शासक भी आ रहे थे, ये एक तरीके से इन सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती देने लगे। मैं फिर से दोहरा दूं कि सामंतवादी व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें जमीन से जुड़े हुए लोगों का सरोकार मुख्य रहता है और वो ऐसी ज़मीन नहीं जो 5 एकड़ 10 एकड़ हजारों एकड़ में इनके पास ज़मीन रहती है और उसके वो एक तरीके से मालिकाना हक लेके बैठे रहते हैं। तो अब यहाँ चुनौती शुरू होती है और किनके द्वारा किनको, व्यापारी वाणिज्य वर्ग से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को चुनौती दी जाती है और उसके तहत क्या होता है, धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था का पतन प्रारंभ होता है। तो इस काल में हम सामंतवादी व्यवस्था का पतन भी देख रहे हैं और यदि एक का पतन हो रहा है तो हम देखते हैं कि व्यापारी वर्ग अब ऊपर आ रहा है। तो इस प्रकार इसने व्यापारी वर्ग के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया और यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। यहीं से आधुनिक काल की, बल्कि शुरुआत नहीं, हम कहेंगे आधुनिक काल की आहट मिलने लगती है, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग था जो अपने तौर तरीकों से, अपने हौसलों से नई नई चीज़ें देख रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था, नई नई जगह जा रहा था और नए नए विचार सामने ला रहा था। तो जब ये नई चीज़ें आती हैं तो वो पुरानी परंपराओं को झटका देती हैं, पुरानी परंपराओं को खटखटाती हैं और यहीं से शुरू होता है नई परंपराएं बनाम पुरानी परंपराओं के बीच का संघर्ष और अंततः नई परंपराएं उभर कर आती हैं और फिर जैसा मैंने कहा आधुनिक काल
की आहट देने लगती हैं। तो इसके पीछे व्यापारी लोगों का कुनबा काफ़ी हद तक जिम्मेदार था और सामंतवाद के पतन के लिए भी हम उन्हें ही श्रेय देते हैं, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था जो है वो पुरानी व्यवस्था है, दकियानूसी व्यवस्था थी, पुराने ढर्रे पे चल रही थी। निश्चित रूप से उसका पतन होना था और उसके लिए व्यापारियों को श्रेय जाता हूँ। इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि आधुनिक यूरोप का जो नक्शा है, आधुनिक यूरोप का जो नक्शा है और उसका इतिहास है कि किस प्रकार 13वीं और 14वीं सदी में हुए परिवर्तनों ने यूरोप में सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत हुई। किस प्रकार 13वीं और 14वीं सदी में हुए परिवर्तनों ने, पहली बात तो कौन से परिवर्तनों की बात मैं कर रहा हूँ, परिवर्तन क्या क्या हुए। एक तो यायावर साम्राज्य, दूसरा सामंतवादी व्यवस्था का धीरे धीरे पतन होना, तीसरा नए नए नगरों का सामने आना, चौथा व्यापारी वाणिज्य वर्ग का सामने आना और रेशम मार्ग के जरिए लोगों की आवाजाही। तो इन सब का परिणाम और जो इतना बड़ा साम्राज्य बन गया था जिसका मैंने जिक्र किया है, उस साम्राज्य, एकीकृत साम्राज्य के अंदर की जो आवाजाही थी उसने सांस्कृतिक बदलावों को जन्म दिया। उसने सांस्कृतिक बदलावों को जन्म दिया, सांस्कृतिक बदलावों की शुरुआत की। और ये सांस्कृतिक बदलावों की शुरुआत और क्या क्या उसमें बदलाव आए, यही हमारे इस अध्याय के अध्ययन का क्षेत्र है। ये जो परिवर्तन हुए 14वीं सदी से 17वीं सदी तक के काल में हुए। 13वीं सदी जो है, जो मैंने बताया 9वीं से 11वीं सदी तक तो बिल्कुल प्राचीन अवस्था में थे, सामंतवादी व्यवस्था में थे, लेकिन 11वीं सदी के लगभग एक तरीके से परिवर्तन हल्का शुरू होता है, आहट होती है। 13वीं सदी में लगने लगता है कि कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और 14 से 17वीं सदी में ये परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इन बदलावों को हम क्या कहते हैं? यही जो परिवर्तन हैं, यही जो बदलाव हम देखते हैं सांस्कृतिक परंपराओं में, विशेषकर उन बदलावों को एक शब्द में पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण, पुनः जागना। अब ये दो शब्द की थोड़ी सी हम व्युत्पत्ति जाने। इसको अंग्रेजी में रेनेसां भी कहते हैं। रेनेसां, RENAISSANCE, उच्चारण देखिए, रेनेसां। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण। जैसा हिंदी के दो शब्द से स्पष्ट है, पुनः जागरण यानी फिर से जागना। तो फिर से जागना मतलब पहले जगे हुए थे क्या, फिर सो गए क्या और उसके बाद फिर से जाग रहे हैं? हाँ, इसका तात्पर्य यही है। पुनर्जागरण का अर्थ यही है कि पहले जो थे, दुर्भाग्य से उसमें गिरावट आई, अब वो पहले की व्यवस्था को वापस लाने का प्रयास इस काल में हम देखते हैं, या पहले की व्यवस्था के माध्यम से कुछ नई व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं। बीच का जो सुप्तावस्था है, उस काल को भुला देने की बात करते हैं। पुनर्जागरण वह काल है जब सुप्तावस्था के काल के बाद, सुप्तावस्था के पहले के काल के बल पर कुछ नए प्रयास होते हैं समाज में। तो आप समझ गए हैं क्या है रेनेसां? पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण क्यों कह रहे हैं? पुरानी व्यवस्था को लाने का प्रयास। पुरानी व्यवस्था जिसे हमने किसी कारण खो दिया, पुरानी व्यवस्था जिसे हम किसी कारण से भूल गए, पुरानी व्यवस्था जो थी तो बहुत अच्छी, पर बीच में एक ऐसा दौर आया जब इस व्यवस्था को लोगों ने दबा दिया। ये बीच का दौर कौन सा था? सामंतवादी दौर, 9वीं शताब्दी के बाद का दौर, 9वीं से लगभग 13वीं शताब्दी का दौर। ये जो सुप्तावस्था वाली अवस्था है,
ये सुप्तावस्था शब्द कहना उचित नहीं होगा, ये बल्कि बहुत से इतिहासकारों ने इसे अंधकार युग कहा है। प्राचीन युग यानी 900 से पूर्व का, उसके बाद अंधकार युग यानी 900 से 1300, और 1300 के बाद का काल एक तरीके से कहा जा सकता है आधुनिक काल, जहाँ पे आधुनिक काल की शुरुआत होती है। इन बदलावों को, ये जो बदलाव जो हम देखते हैं 1400 से 1700, ये बदलाव ही क्या कहलाता है? पुनर्जागरण। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आता है हमेशा कि पुनर्जागरण का क्या तात्पर्य है और पुनर्जागरण में क्या क्या परिवर्तन आए, लिखें। तो पुनर्जागरण वैसे भारत में भी हुआ था, और पुनर्जागरण जो होता है सामान्यतः वह सांस्कृतिक क्षेत्र में होता है। भारत में जो पुनर्जागरण का काल है वह काल करीब 15वीं 16वीं शताब्दी है, जब बहुत सारे महान साहित्यकार, महान लेखक, महान रचयिता एक के बाद एक आए, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि आदि। ये वह काल है जब भारत में पुनर्जागरण होता है। तो उस भारत का जो काल है वो समझ लीजिए 14वीं 15वीं शताब्दी है, 15वीं 16वीं शताब्दी। और उसी काल में यूरोप में भी हम देखते हैं कुछ परिवर्तन। लेकिन भारत का पुनर्जागरण किन्हीं अन्य कारणों से प्रभावित हुआ, किन्हीं अन्य कारणों से हुआ। यूरोप या इस क्षेत्र का पुनर्जागरण किसी अन्य कारणों से हुआ। तो हम अब ये समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए कौन सा काल है, 1400 से 1700। अब ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस काल की महत्ता इस बात के लिए है कि इस बात के लिए नहीं कि पुनर्जागरण हुआ, इस बात के लिए है कि इसी पुनर्जागरण के कारण आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, आधुनिक यूरोप का प्रारंभ हुआ। इसी पुनर्जागरण के कारण ही आधुनिक यूरोप का प्रारंभ हुआ, अन्यथा वह सामंतवादी प्रथा के तहत अंधकार युग में ही था। तो इसलिए पुनर्जागरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसने कई परंपराओं को तोड़ा, कई परंपराओं को बदला, पुरानी परंपराएं, पुरानी जो ज़्यादा अच्छी प्रथाएं थी उनको सामने लाया, और इस प्रकार यूरोप के आधुनिकीकरण का एक मुख्य कारण है पुनर्जागरण, जिसका हम और थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे।